स्वागत है आपका अपना सपना जेआरएफ पर, जहां हम तैयारी करते हैं फॉर सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं पीवाईक्यूज प्रैक्टिस फॉर सेल बायोलॉजी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वो सेल बायोलॉजी से है, और जो पेपर जून 2023 में हुआ था उसमें भी जो इवनिंग शिफ्ट है उस शिफ्ट के अंदर सेल बायो से जितने क्वेश्चन आए हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर इस पेपर की एक बार बात की जाए तो जून 2023 में जो पेपर हुआ था शिफ्ट 2 के अंदर, उसमें सेल बायो से पार्ट बी में भी क्वेश्चन आए हैं और पार्ट सी में भी आए हैं। पार्ट बी के अंदर 4 क्वेश्चन हैं, जबकि पार्ट सी में इस यूनिट से 6 क्वेश्चन आए हैं। तो ये 4 क्वेश्चन हमने लास्ट की वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी, और आज की इस वीडियो में हम इन 6 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के सबसे पहले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन आईडी है 77 और क्वेश्चन आया हुआ है बेंडिंग मेथड से। देखिए क्वेश्चन में लिखा है कॉलम एक्स एंड वाई ऑफ द फॉलोइंग टेबल लिस्ट some treatment methods, reagent and events that are related to the human lymphocyte culture and bending karyotyping of human chromosomes. Which one of the following option represent all correct matches below column X and column Y? यहाँ आपको 2 कॉलम दिए हैं, कॉलम X एंड कॉलम Y। कॉलम X के अंदर आपको टेक्निक का नाम दिया है या फिर कोई भी एक उसके बारे में बताया है आपको किस टेक्निक में क्या होता है, और फिर Y में आपको उस टेक्निक का नाम बताना है कि किसके अंदर क्या होता है। और ये सारी टेक्निक है किस लिए? कैरियोटाइपिंग के लिए, यानी कि जो क्रोमोसोम होता है हमारे सेल के अंदर उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, देखने के लिए, उसकी शेप को स्टडी करने के लिए, स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए कैरियोटाइपिंग की जाती है। तो उस कैरियोटाइपिंग को करने के लिए कई सारे मेथड होते हैं जिनको हम बेंडिंग या फिर कैरियोटाइपिंग बोलते हैं। वो उसका प्रोसीजर आपको यहाँ दिया है, उस टेक्निक का नाम आपको यहाँ पर बताया है। मैच करके बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ सही होगा। ठीक है, तो देखिए आर बेंडिंग है, सी बेंडिंग है, जी बेंडिंग है। पहले मैं आपको इनके बारे में बता देती हूँ। ये जो टेक्निक होती है इसमें जी बेंडिंग आता है, आर बेंडिंग आता है, क्यू बेंडिंग आता है और सी बेंडिंग आता है। सभी का तरीका अलग है और सभी का रिजल्ट भी अलग अलग आता है। जैसे अगर बात करते हैं जी बेंडिंग की, तो इसका ये नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें जो हम स्टेन यूज करते हैं वो गिम्सा होती है, तो उसके जी वर्ड से इस टेक्निक का नाम रख दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले प्रोटीलाइसिस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन, जिसके बाद फिर स्टेनिंग की जाती है और गिम्सा से, इसीलिए इसको जी बेंडिंग बोलते हैं। और यहाँ पर हमारे क्रोमोसोम का वो पार्ट जहाँ एटी रिच सेगमेंट होता है वो डार्क बैंड देते हैं, और जहाँ जीसी रिच होता है वो लाइट बैंड देता है जब हम जी बेंडिंग करते हैं। आर बेंडिंग का मतलब है रिवर्स। किसका रिवर्स है? ये जी बेंडिंग का रिवर्स होता है, यानी कि जो रिजल्ट हमें जी बेंडिंग से मिलता है उसका जस्ट अपोजिट हमें आर बेंडिंग से मिलता है। इसमें क्या किया जाता है? थर्मल डीनेचुरेशन, मतलब कि हम हाई टेम्परेचर देके उसको पहले डीनेचर करते हैं, उसके बाद फिर स्टेन करते हैं विद गिम्सा। ठीक है, तो रिवर्स ऑफ जी बेंडिंग एंड आर स्टैंड फॉर द रिवर्स। तो यहाँ पर जो जी सी रिच होता है उसके डार्क बैंड आते हैं, जबकि जो एटी रिच होता है उसमें लाइट बैंड्स आते हैं। इसके बाद क्यू बेंडिंग का इसमें हम स्टेन करते हैं क्विनाक्राइन मस्टर्ड से, जो कि एक फ्लोरेसेंट स्टेन होती है, और इसीलिए इसका नाम क्यू बेंडिंग पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर जो डाई हम यूज कर रहे हैं वो क्विनाक्राइन डाई होती है। ठीक है, यहाँ पर एटी रिच का डार्क बैंड आता है, जबकि जीसी रिच के लिए लाइट बैंड आता है। उसके बाद सी बेंडिंग है। सी बेंडिंग में क्या होता है? डीनेचुरेशन विद बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड देन स्टेनिंग विद गिम्सा। यहाँ पर सबसे पहले हम उसको डीनेचर करते हैं, लेकिन कैसे? बेरियम हाइड्रोक्साइड से करते हैं, फिर उसको स्टेन करते हैं गिम्सा से, और इसका नाम सी बेंडिंग इसलिए पड़ा है क्योंकि ये बेंडिंग मोस्टली जो हेट्रोक्रोमेटिन वाला पार्ट होता है हमारे क्रोमोसोम में उसको स्टेन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो डार्क बैंड कंटेन कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी बेंडिंग, आर बेंडिंग, सी बेंडिंग में क्या है। जी बेंडिंग में हमने ट्रिप्सिन से उसको डीनेचर किया है, उसके बाद गिम्सा से स्टेन किया है। आर में हमने उसको थर्मल डीनेचुरेशन दिया है, फिर गिम्सा से उसको स्टेन किया है, और जी बेंडिंग में हमने उसको बेरियम हाइड्रोक्साइड से डीनेचर किया है और फिर गिम्सा से उसको स्टेन किया है। इनके रिजल्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए थोड़ा मैच कर लेते हैं, अपने आंसर पर बढ़ते हैं थोड़ा।
तो जहां हमने बेरियम हाइड्रोक्साइड दिया था वो कौन सी टेक्निक थी? देखो जहां हमने दिया है वो सी वाली टेक्निक थी, बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो उसको बोलते हैं सी बेंडिंग, यानी ए का हो जाएगा सेकंड। जहां हमने ट्रिप्सिन से ट्रीटमेंट किया था वो था जी बेंडिंग, तो यानी बी का हो जाएगा फिफ्थ। और जहां हमने फॉस्फेट बफर ट्रीटमेंट किया था हाई टेम्परेचर पर, यानी थर्मल डीनेचुरेशन किया था, उसको हमने बोला था आर बेंडिंग। ठीक है, यानी ए का है सेकंड और बी का है फिफ्थ। ए का सेकंड है, बी का फिफ्थ है और डी का 1 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिल्वर स्टेनिंग हम किसके लिए करते हैं? नोर के लिए। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन जो होता है न्यूक्लियस के अंदर, उसके लिए हम सिल्वर स्टेनिंग करते हैं। इसको मैं कैसे याद रखती हूँ कि हमारे न्यूक्लियस में जो मेन होता है वो डीएनए है और डीएनए का ही कुछ पार्ट जिसको हम बोल देते हैं न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस बोल देते हैं। ठीक है, इसी में ही नोर रीजन होता है। इस नोर रीजन को स्टेन करने के लिए सिल्वर स्टेनिंग करते हैं। तो मैं इसको ऐसे याद कर लेती हूँ कि न्यूक्लियस में डीएनए क्या है? गोल्ड, यानी कि मेन है तो गोल्ड है, और जो नोर है वो क्या है? सिल्वर है। तो सिल्वर स्टेनिंग की जाती है फॉर द नोर। लास्ट में बचा है फाइटो हेमाटोग्लूटिनिन, ये किया जाता है माइटोटिक स्टिमुलेशन के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ये सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें आपको ये बातें याद रखनी पड़ेंगी। हो सकता है अगली बार यहीं से क्वेश्चन आ जाए थोड़ा हटके, तो आपको ये चीजें याद करनी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आईडी है 78। क्वेश्चन में दिया है द फॉलोइंग स्टेटमेंट वर मेड अबाउट एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन इन ह्यूमन। हमारे अंदर एक्स क्रोमोसोम को इनएक्टिव कर दिया जाता है, उसी के रिगार्ड में आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है और आपसे पूछा है कि कौन कौन सी सही स्टेटमेंट है वो आपको बताना है। तो पहले जान लेते हैं कि एक्स क्रोमोसोम को इनएक्टिव क्यों किया जाता है। तो देखिए हमारे पास अगर हम बात करते हैं एक फीमेल की, तो फीमेल के अंदर जितने भी सेल होते हैं उनमें 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, जबकि अगर मेल की बात करते हैं तो मेल के अंदर एक एक्स होता है और एक वाई होता है। तो फीमेल में एक्स क्रोमोसोम 2 बार हो गया है। तो यहाँ पर जो कैरेक्टर इस एक्स के अंदर है, जो जीन इसके पास है वही जीन इसके पास है। इस वजह से यहाँ फीमेल के अंदर जो एक एक्स क्रोमोसोम है उसको इनएक्टिव कर दिया जाता है, इनएक्टिव कर दिया जाता है। इसी को हम बोलते हैं एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन। ठीक है, तो देखो यहाँ उसी के रिगार्ड में आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले लिखा है मैटरनली डिराइव्ड एक्स क्रोमोसोम हैज अ ग्रेटर चांस ऑफ बिकमिंग इनएक्टिवेटेड इन एनी गिवन सेल। अब ये फीमेल के पास जो दोनों एक्स क्रोमोसोम हैं वो उसकी मदर से नहीं आए हैं। एक एक्स क्रोमोसोम इसकी मदर से आया है और एक एक्स क्रोमोसोम फादर से आया है। तो इसको बोलते हैं मैटरनली एक्स क्रोमोसोम और इसको बोलते हैं पैटर्नली एक्स क्रोमोसोम। अब इन दोनों में से किसी एक को इनएक्टिव होना होता है, दोनों नहीं होते, एक होते हैं, लेकिन ये प्रोसेस बिल्कुल रैंडम होती है। ऐसा नहीं कि हर बार जो एक्स क्रोमोसोम मदर से आया है केवल वो ही इनएक्टिव होगा या फिर जो फादर से आया है केवल वो इनएक्टिव होगा। ये प्रोसेस बिल्कुल रैंडम होती है, किसी भी एक्स क्रोमोसोम पर इनएक्टिवेशन हो सकता है। इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी, क्योंकि इसमें लिखा है कि जो मैटरनल यानी जो मदर से आया है केवल उसी का ही हाई चांस रहता है कि वो इनएक्टिव होगा। तो ये बात गलत है, क्योंकि ये प्रोसेस बिल्कुल रैंडम होती है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, early in the embryonic development in females, one of the 2 X chromosomes is randomly and permanently inactivated in the cells other than the egg cell. ठीक है, जो एग सेल बनता है उसमें भी एक्स क्रोमोसोम होता है, लेकिन उसमें केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, वहां कोई इनएक्टिवेशन नहीं होता। जहां पर एक्स क्रोमोसोम एक से ज्यादा हो जाते हैं वहीं पर ये बार बॉडीज बनती है, यानी कि उनको इनएक्टिव किया जाता है। तो इसमें यही आपको बताया है कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही होती है फीमेल की, तो वहां पर एक एक्स क्रोमोसोम को रैंडमली, कोई भी एक्स क्रोमोसोम हो सकता है, और परमानेंटली उसको इनएक्टिव कर दिया जाता है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एक्स इनएक्टिवेशन, और इसको ही हम लायोनाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन इंश्योर दैट फीमेल्स लाइक मेल हैव 1 फंक्शनल कॉपी ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इन ईच बॉडी सेल। ये होता किस लिए है? ताकि वहां इक्वालिटी बनी रहे
कि मेल में भी एक एक्स क्रोमोसोम फंक्शनल है, फीमेल में भी दोनों में से किसी एक ही क्रोमोसोम को मतलब एक्टिव होना पड़ेगा, तो इसलिए इसको इनएक्टिव किया जाता है एक को। तो जैसे देखो ये एक्स क्रोमोसोम है जो फादर से आया है और ये है जो मदर से आया है, तो यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती है। जैसे देखो यहाँ पर ये फादर वाला है, ये मदर वाला है, ये फादर है, ये मदर है, यहाँ पर रैंडम इनएक्टिवेशन होता है। ऐसा भी हो सकता है कि जो मदर वाला है वो इनएक्टिव हो गया है और फादर वाला एक्टिव है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो फादर वाला है वो इनएक्टिव हो गया है लेकिन मदर वाला अभी भी एक्टिव है, क्योंकि ये एक रैंडम प्रोसेस होती है, किसी का भी इनएक्टिवेशन हो सकता है। इस वजह से हमारा ये जो स्टेटमेंट है फर्स्ट वाला ये गलत हो गया है। बोथ एक्स क्रोमोसोम्स आर एक्टिवेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ oogenesis। ये बात भी हमें याद रखनी है कि जैसे देखो oogonia जो होता है, oogonia ऐसे सेल है जो कि डिप्लॉयड होते हैं और इन सेल में मियोसिस होने के बाद जिसको हम बोलते हैं oogenesis, जिसको बोला जाता है oogenesis, फिर यहाँ से एग की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये oogonia क्या है, डिप्लॉयड है, यानी इसके अंदर दोनों एक्स क्रोमोसोम होंगे। लेकिन अभी हमने पढ़ा है जिस सेल में दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं उनमें से एक इनएक्टिव हो जाता है। मान लेते हैं ये वाला इनएक्टिव है, लेकिन अब इस oogonia को oogenesis करना है, उस दौरान ये जो एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव है उसको फिर से रीएक्टिव कर दिया जाता है। अब ये जो यहाँ पर इनएक्टिव है दोनों एक्स क्रोमोसोम एक्टिव हो जाते हैं, फिर वहां पर oogenesis होता है और होने के बाद हमें एग मिलता है जिसमें एक्स क्रोमोसोम एक ही होता है। आपने पढ़ा है अगर तो उसमें एक पोलर बॉडी बनती है जिसमें भी एक्स क्रोमोसोम होता है, उसको बाद में फिर डीजेनरेट कर दिया जाता है। तो हमें एक ही एग मिलता है एक oogonia से और उसमें हमारा फंक्शनल एक्स क्रोमोसोम रहेगा क्योंकि दोनों ही फंक्शनल है। तो ऐसा होता है कि oogenesis के दौरान जो oogonia होता है उसमें एक्स क्रोमोसोम को फिर से एक्टिव कर दिया जाता है और फिर एग की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। बोथ एक्स क्रोमोसोम आर एक्टिवेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ oogenesis, तो ये बात बिल्कुल सही है। सी में लिखा है द XIST जीन इनकोड फॉर अ सिंगल long non-coding transcript which binds with the X chromosome and helps in its inactivation। अब हमने ये तो देख लिया है कि इनएक्टिवेशन होता है, लेकिन बारी है कि कैसे होता है, ये भी तो जानना पड़ेगा। तो देखो एक्स क्रोमोसोम के पास वो सारा मटेरियल होता है जो उसका इनएक्टिवेशन करवा सकता है। ठीक है, जैसे आप देखिए ये मानो एक्स क्रोमोसोम है, इस एक्स क्रोमोसोम में ही कुछ जीन होते हैं जिनको बोला जाता है XIST जीन। ये जो XIST जीन होते हैं अब ये इनकोड होकर के कुछ प्रोटीन बना देते हैं, जिन प्रोटीन को हम बोलते हैं, नहीं ये प्रोटीन नहीं होते हैं, नॉन कोडिंग पार्ट होता है जिससे बनता है XIST। अब ये XIST जो है इस पूरे क्रोमोसोम को जिससे ये बना है उसी पूरे क्रोमोसोम को ये ऐसे कवर कर देता है, इसी को बोलते हैं एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन। ठीक है, और ये जो फिनोमिना हुआ है उसको सिस फिनोमिना बोलते हैं, यानी कि जिस क्रोमोसोम ने जो पार्ट बनाया है उसी ने उस पर अफेक्ट करके उसको इनएक्टिव कर दिया है, उसको सिस बोलते हैं, सिस फिनोमिना। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर बार वो इनएक्टिव ही करता है, एक्टिव भी कर सकता है, बस मैंने बताया है कि जो चीजें जहां से बनी है अगर उसी पर एक्ट कर रही होती हैं तो उसको सिस फिनोमिना बोलते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर आप देख सकते हैं द प्रोसेस इन्वॉल्व इन एक्टिवेटिंग वन कॉपी ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इन अ सेल देन साइलेंसिंग इट बाय पैकेजिंग इट इनटू अ ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव स्ट्रक्चर कॉल्ड हेट्रोक्रोमेटिन। इसमें हम क्या करते हैं, क्रोमोसोम को पैक कर देते हैं जिस वजह से फिर वो इनएक्टिव हो जाता है। अ नॉन कोडिंग RNA कॉल्ड XIST, ये नॉन कोडिंग RNA होता है जिसका नाम XIST है, यानी इसका फुल फॉर्म होता है एक्स इनएक्टिव स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्ट इज एक्सप्रेस्ड इन सेल्स कैरिंग द 2 X chromosomes physically cover the X chromosomes to be inactivated and recruit the silencing of the protein। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो जीन है XIST, ये XIST RNA बनाता है जो कि नॉन कोडिंग है, मतलब जो आगे जाकर के प्रोटीन नहीं बना सकता।
अब ये नॉन कोडिंग आरएनए ही इसको कवर कर लेता है, पैक कर देता है और इनएक्टिव कर देता है। तो ये फिनोमिना होता है फॉर द इनएक्टिवेशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम। देखिए क्या लिखा है इसमें, the XIST gene encode for a single long non-coding transcript which bind with the X chromosome and help in its inactivation। तो बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, the XIST gene expression is required to initiate the inactivation of X chromosome and also to maintain the inactivation from one cell generation to the next। यहाँ तक तो बात सही है कि ये जो XIST जीन एक्सप्रेशन होता है ये जरूरी होता है एक्स क्रोमोसोम के इनएक्टिवेशन में, उसको स्टार्ट करने में या फिर उसको कंप्लीट करने में। लेकिन ये बात सही नहीं है कि ये अगली जनरेशन तक भी इस चीज को मेंटेन करता है, ऐसा नहीं होता है। देखो बल्कि होता ऐसे है कि जैसे मानो हमारे पास ये कोई सेल है यहाँ XX, जैसे कि इसमें देख सकते हैं यहाँ। अब हमने क्या किया है, मानो ये XIST है जिसने इसको इनएक्टिव कर दिया है, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जैसे ही नया सेल बना है, मतलब उस ओगोनियम से एग बना है, तो जरूरी नहीं है कि ये वाला जो हमारा क्रोमोसोम था ये ही उसको आगे जाकर के इनएक्टिव करेगा। ठीक है, अब जब नया सेल बना है तो उसमें नया XIST बनेगा और वो उसको इनएक्टिव करेगा। ठीक है, जैसे देखिए हमारे पास ये एक सेल है, इसमें 2 X क्रोमोसोम है। इस X क्रोमोसोम ने बनाया है XIST और इसने इसको इनएक्टिव कर दिया है, यहाँ तक बात सही है। लेकिन जैसे ही इस सेल से एक नया सेल बनेगा उसमें भी 2 X क्रोमोसोम होंगे और यहाँ पर जरूरी नहीं है कि ये वाला XIST ही काम करेगा, यहाँ नया बन सकता है और आकर के इसको इनएक्टिव कर सकता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आधा सही है लेकिन आधा गलत है कि ये अगली जनरेशन तक भी काम करता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगी। T6 ट्रांसक्रिप्शन अफेक्ट द अबंडेंस ऑफ XIST RNA इन सिस। इसमें क्या लिखा है, देखो अभी हमने बात की है कि जो क्रोमोसोम होते हैं 2, वो दोनों क्या करते हैं, मानो ये सेल है और सेल के अंदर ये 2 X क्रोमोसोम है। इन दोनों X क्रोमोसोम में से केवल किसी एक को इनएक्टिव होना है और ये प्रोसेस बिल्कुल रैंडम होती है, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। लेकिन कैसे डिसाइड हो कि कौन सा X क्रोमोसोम आगे जाकर के इनएक्टिव होगा, तो देखो यहाँ इस X क्रोमोसोम पर और इस पर भी 2 जीन होते हैं, ऐसे ऐसे मान लेते हैं। ये वाला जीन है XIST और ये वाला जो जीन है इसको मान लेते हैं TSIX, जो जस्ट इसका अपोजिट है। आप देख सकते हैं ये XIST है, ये TSIX है। ऐसे यहाँ पर भी होता है TSIX और यहाँ XIST। अभी हमने देखा है ये वाला जो जीन है इसका एक्सप्रेशन इसको इनएक्टिव कर देता है। तो मानो ये क्रोमोसोम है और यहाँ पर इसका प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, इसका प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, तो ये क्या करता है, इसको आकर के इनहिबिट कर देता है, क्योंकि ये जस्ट इसका अपोजिट काम करता है। अगर इस क्रोमोसोम पर ये इसका प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है, मतलब ये अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेस कर पा रहा है, तो ये आकर के इसको इनहिबिट कर देता है। अब अगर ये यहाँ पर नहीं बना तो इस X क्रोमोसोम का इनएक्टिवेशन नहीं होगा। लेकिन यहाँ अगर बात करते हैं तो इसका प्रोडक्शन कम होता है और इसका प्रोडक्शन कम होने की वजह से ये इसको इनहिबिट नहीं कर पाता, तो ये ज्यादा बनता है और ये अगर ज्यादा बनेगा तो ये इसी पर एक्ट करके इसको इनएक्टिव कर देता है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, अगर ये ज्यादा है तो ये कम, अगर ये ज्यादा है तो ये कम। तो हमारे 4th स्टेटमेंट में बिल्कुल ऐसा ही कहा है कि जो T6 ट्रांसक्रिप्शन होता है वो अफेक्ट करता है अबंडेंस ऑफ XIST RNA इन सिस। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी सही हो जाएगी। तो यहाँ हम देख सकते हैं B सही है, C सही है और E सही है, BCE, यानी कि सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, कोई डाउट है अगर अभी भी किसी पॉइंट में तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने 3rd क्वेश्चन पर। 3rd क्वेश्चन आईडी है 79 और दिया है साइटोस्केलेटन डिपेंडेंट मोटर प्रोटीन्स आर critical for the movement of the cellular organelles in animal cells. In fertilized egg of C. elegans, once the polarity has been established, the maternal nucleus migrate toward the paternal nucleus
which eventually leads to fusion of the two pronuclei. What molecular motor is likely to be directly involved in the nuclear migration? यहाँ जो आपको नाम दिए हैं ये साइटोस्केलेटन से बाइंड करने वाले मोटर प्रोटीन होते हैं। अब आपसे पूछा है कि यहाँ आप देख सकते हैं ये है पैटर्नल न्यूक्लियस और ये है मैटरनल न्यूक्लियस। अभी ये दोनों प्रोन्यूक्लियाई हैं। अब इन दोनों का फ्यूजन होना जरूरी है, तभी जाकर के माना जाएगा कि फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हुआ है। तो मैटरनल न्यूक्लियस जो है वो पैटर्नल के पास आया है इस तरीके से, इन माइक्रोट्यूब्यूल्स की हेल्प से। ठीक है, यहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल्स जनरेट हुई, वो मैटरनल न्यूक्लियस को मूव करके यहाँ इसके पास लेके आ रही है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जिनको हम साइटोस्केलेटन में भी रखते हैं, तो उनसे कौन सा मोटर प्रोटीन बाइंड करेगा जिससे कि मैटरनल न्यूक्लियस यहाँ इसके पास में आ जाए। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से दिया है, क्वेश्चन में इस तरीके से दिया है कि यहाँ ये मेल का न्यूक्लियाई है, ये मेल न्यूक्लियाई है और ये फीमेल न्यूक्लियाई है, और यहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल्स आई हैं, बनी हैं। तो ये वाला जो सेंटर है जहाँ से ये निकली हैं, ये सेंटर होता है और उसको सेंट्रोसोम बोलते हैं, जहाँ से ये माइक्रोट्यूब्यूल्स निकल रही हैं। तो जहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलती हैं उस सेंटर पर होता है माइनस एंड, उस सेंटर पर माइनस एंड होता है, और जो दूसरा एंड होता है उसको प्लस एंड बोलते हैं, ये प्लस एंड होता है। ठीक है, तो ये जो फीमेल का न्यूक्लियस है ये मूव कर रहा है टूवर्ड्स द नेगेटिव या फिर माइनस एंड ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स, है ना। जो फीमेल का न्यूक्लियस है वो इस साइड ही तो मूव कर रहा है क्योंकि उसको इसके पास जाना है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो फीमेल का न्यूक्लियस है वो मूव कर रहा है टूवर्ड्स द माइनस एंड। तो यहाँ आपको याद रखना है कि कौन सा मोटर प्रोटीन हेल्प करता है चीजों को माइनस के साइड ले जाने में। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं आपको बताऊं तो प्रोटीन का नाम है डायनिन। डायनिन एक मोटर प्रोटीन होता है जो चीजों को मूव करता है अलोंग द माइक्रोट्यूब्यूल्स टूवर्ड द माइनस एंड, जबकि इसी का ही अपोजिट होता है काइनेसिन। जो काइनेसिन मोटर प्रोटीन है वो भी मूव करता है ट्यूब्यूल्स के अराउंड ही, लेकिन टूवर्ड्स द प्लस एंड। यानी कि अगर हम दिखाते ऐसे कि मानो फीमेल का न्यूक्लियस यहाँ है और ये ऐसे मूव कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि प्लस एंड के साइड मूव कर रहा है। तो यहाँ जरूरत होती है काइनेसिन प्रोटीन की, लेकिन ये मूव कर रहा है टूवर्ड द माइनस एंड, तो यहाँ डायनिन प्रोटीन हेल्प करता है इसको इस तरफ ले जाने में। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा डायनिन। तो डायनिन एक ऐसा मोटर प्रोटीन है जो कि फीमेल के न्यूक्लियस को मेल के न्यूक्लियस के पास लेकर जा रहा है। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन पर। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं जो डायनिन है वो इस साइड मूव कर रहा है, काइनेसिन उस साइड मूव कर रहा है। तो ये अगर इस साइड मूव कर रहा है तो मतलब यहाँ नेगेटिव एंड होगा और यहाँ पॉजिटिव एंड होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आईडी है 80 और क्वेश्चन दिया है हमें, एन इन्वेस्टिगेटर आइडेंटिफाइड अ न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल, जो कि है ये प्रोलिन लाइसिन 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 आर्जिनिन लाइसिन एट द सी टर्मिनल ऑफ द प्रोटीन एक्स। टू एनालाइज द लोकलाइजेशन ऑफ प्रोटीन एक्स, the investigator fused protein X with GFP at the C terminus. The fusion protein was detected in the cytosol. Okay. When the nuclear localization signal was fused with GFP at the N terminus, the NLS tag GFP extensively localized in the nucleus. Based on this observation, the investigator made a few hypotheses. तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ। क्वेश्चन में हमें कुछ ऐसे कहा है कि एक प्रोटीन है हमारे पास, एक प्रोटीन है हमारे पास, इस प्रोटीन के पास दो टर्मिनस हैं, एक N है और एक C टर्मिनस है। फिर क्या कहा है कि जो C टर्मिनस है उसके पास NLS है। NLS क्या होते हैं? ऐसे सीक्वेंस होते हैं
जो कि प्रोटीन को न्यूक्लियस में ले जाने के लिए ज़रूरी होते हैं। मतलब कि इस प्रोटीन पर अगर यहाँ NLS है, यहाँ पर NLS है, तो इसका मतलब है कि ये प्रोटीन अब न्यूक्लियस में एंटर कर सकता है। यानी कि ये NLS इस प्रोटीन के लिए एज अ ID कार्ड की तरह काम करता है, ताकि जब ये न्यूक्लियस में जाए तो इनको दिखा करके उसको एंट्री मिल सके। ठीक है, फिर क्वेश्चन में लिखा है कि जो इन्वेस्टिगेटर है, जो इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, वो जानना चाहते हैं, उन्होंने कुछ चीज़ें यहाँ ऐड कर दी हैं ताकि वो देख सके कि प्रोटीन कहाँ के लिए बना है और कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। तो उन्होंने यहाँ पर एक GFP को ऐड कर दिया है, GFP को यहाँ ऐड कर दिया है। ठीक है, जब इस तरीके से एडिशन हुआ है तो देखने को मिला है कि ये प्रोटीन, हालांकि उसको जाना कहाँ था, न्यूक्लियस में, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियस के लिए ID कार्ड था, लेकिन देखा गया कि वो साइटोसोल में ही है, मतलब वो नहीं गया न्यूक्लियस के अंदर। तो ये तो फर्स्ट केस है। सेकंड केस में कहा है कि सेम प्रोटीन है, सेम प्रोटीन है, ये इसका N टर्मिनस है और यहाँ ये C टर्मिनस है जिस पर NLS है, लेकिन अब की बार ये जो GFP है वो यहाँ N पर लगा दिया है। ये जो GFP है ये N पर लगाया है। अब देखने को मिला है कि ये प्रोटीन न्यूक्लियस में चला गया है, ये प्रोटीन न्यूक्लियस में चला गया है। ये स्टेटमेंट, ये सब बातें आपको क्वेश्चन में दी गई हैं। पूछा क्या है, और इन्वेस्टिगेटर जो है उसने इन चीज़ को इन्वेस्टिगेट करके कुछ बातें कही हैं। यहाँ आपको बताना है कौन कौन सी बात सही हो सकती है इस एक्सपेरिमेंट के रिगार्ड में। देखिए फर्स्ट में क्या लिखा है, द बेसिक अमाइनो एसिड्स टच इन द प्रोटीन X GFP chimeric construct is masked by the GFP sequence and thus not capable of directing entry of the protein X GFP into the nucleus। इसमें कह रहा है फर्स्ट में कि जब हमने GFP को C टर्मिनस पर लगाया है तो वो न्यूक्लियस में नहीं जा पाया है, क्योंकि न्यूक्लियस में जाने के लिए उसके पास NLS का होना ज़रूरी है। लेकिन जैसे ही मैंने GFP लगाया तो हो सकता है कि इस GFP ने इस NLS को थोड़ा सा ओवरलैप कर दिया है। इस तरीके से हम दिखा सकते हैं कि इस GFP ने क्या किया होगा, ये जो NLS है इसको आधा कवर कर लिया होगा GFP ने, जिस वजह से जैसे ही ये गया होगा न्यूक्लियस के पास तो अपना ID कार्ड नहीं दिखा पाया। ऐसे आप मान सकते हैं ना, आपके पास ID कार्ड है, उसमें आपका फोटो है, नाम वगैरह है, और वो आधा फट जाए, उसमें आपका फोटो ना दिख रहा हो, आपका नाम ना दिख रहा हो, और जब आप आ जा कर के कहें कि देखो मैं इसी स्कूल का बच्चा हूँ, तो क्या वो मानेंगे? ना तो उसमें आपका फोटो है, ना आपका नाम है। ऐसे ही यहाँ पर हुआ है कि जो NLS है उसका कुछ पार्ट GF ने कवर कर दिया है, जिस वजह से ये न्यूक्लियस में नहीं जा पाया, साइटोसोल में ही रह गया है। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है, ऐसा ही आपको फर्स्ट में दिया हुआ भी है, तो हम मान सकते हैं कि ये पॉसिबिलिटी हुई होगी। इसी वजह से जब हमने C टर्मिनस पर ऐड किया है GFP को तो वो प्रोटीन साइटोसोल में ही रह गया है, क्योंकि GFP ने उसका जो NLS है उसको मास्क कर दिया होगा। ठीक है, तो ये बात कुछ हद तक सही लग रही है। बी में लिखा है द X प्रोटीन इन द फुल लेंथ X GFP chimeric protein is post translationally modified that impact its import into the nucleus। इसमें कह रहा है कि जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन को X नाम दिया गया है, मतलब ये जो प्रोटीन है ना इसको X प्रोटीन बोला गया है। तो कहा है कि जो X प्रोटीन है जब उसके ऊपर GFP लगा हुआ है तो उसमें कुछ ऐसे चेंज आए हैं जिस वजह से उसका जो न्यूक्लियस में इंपोर्ट है वो रुक गया है। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि देखो यहाँ पर मानो ये जो हमारा न्यूक्लियस है, प्रोटीन है, उस पर GF की बाइंडिंग हुई है। GF की बाइंडिंग की वजह से उसमें कुछ अल्ट्रेशन आया है, जिस वजह से वो न्यूक्लियस में ऐड नहीं हो पाया, मतलब न्यूक्लियस में नहीं जा पाया है। ये पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो सकता है, लेकिन आगे देख लेते हैं, क्या पता इससे भी कुछ ज़्यादा एक्यूरेट लिखा हो। तो सी में लिखा है फ्यूजन विद द GFP मेक्स द प्रोटीन X too bulky to enter the nucleus through the nuclear pore complex।
इसने कहा है कि जैसे ही हम अपने प्रोटीन एक्स को GFP से ऐड करते हैं तो वो थोड़ा भारी हो जाता है, जिस वजह से वो न्यूक्लियस में एंटर नहीं कर पाता। तो ये बात गलत है। देखो होता क्या है कि चाहे साइज में छोटी चीजें हो चाहे बड़ी हो, अगर वो न्यूक्लियस के लिए जरूरी है तो वो अंदर जाएगी इस पोर कॉम्प्लेक्स की हेल्प से। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है कि इसका मास बढ़ गया है इस वजह से नहीं जा पाया है, ऐसा कुछ नहीं होता है। डी में लिखा है द GFP इज पोस्ट ट्रांसलेशनली मॉडिफाइड दैट इम्पैक्ट द इम्पोर्ट ऑफ प्रोटीन एक्स GFP इनटू द न्यूक्लियस। ये कह रहा है कि जो GFP है उसमें कुछ ऐसा चेंज हुआ है जिस वजह से प्रोटीन एक्स जो है वो न्यूक्लियस में नहीं जा पा रहा है। लेकिन ये स्टेटमेंट मुझे गलत लग रहा है। क्यों गलत लग रहा है कि देखो GFP तो यहाँ पर भी बाइंड हुआ है और यहाँ पर भी बाइंड हुआ है। अगर GFP में चेंज आने की वजह से वो न्यूक्लियस में नहीं जा रहा है तो फिर यहाँ कैसे गया है ना। मानो ये है कि GFP में बाइंड हुआ है, अब GFP बाइंड होने के बाद उसमें कुछ चेंज होता है तो बाइंड तो यहाँ पर भी हुआ है यहाँ पर भी हुआ है, तो चेंज तो दोनों साइड होना चाहिए था। और अगर उस चेंज की वजह से वो न्यूक्लियस में नहीं जा पाता है तो यहाँ पर भी न्यूक्लियस में नहीं जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर गया है तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा A सही हो जाता है और B सही हो जाता है, C गलत है और D गलत है। एक बार मैं B आपको फिर से समझा देती हूँ। B में लिखा है द एक्स प्रोटीन इन द फुल लेंथ एक्स GFP काइमेरिक प्रोटीन इज पोस्ट ट्रांसलेशनली मॉडिफाइड दैट इम्पैक्ट्स इट्स इम्पोर्ट इनटू द न्यूक्लियस। यानी कि GFP की बाइंडिंग की वजह से, क्योंकि इसने GFP ने यहाँ बाइंड किया है C टर्मिनस पर, जिससे उसका जो NLS है उसमें चेंज हुआ है, यानी कि कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है। इस मॉडिफिकेशन की वजह से ही इसका जो NLS है वो मास्क भी हुआ है और वो अंदर नहीं जा पाया है। तो ये कुछ हद तक स्टेटमेंट सही हो सकती है बाकी उन दोनों से। तो इस वजह से A और B विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि जो C ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ID है 81 और क्वेश्चन दिया है यहाँ पर when budding yeast is grown for a few days in medium containing high glucose it shows a growth pattern with two lag phase। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं which one of the following statement best explain the growth pattern। यानी कि एक ईस्ट है और उसको हमने एक मीडियम में ग्रो किया है कुछ दिनों के लिए और उस मीडियम में बहुत सारा ग्लूकोज था, तो उसने कुछ इस तरीके से जो पैटर्न है अपनी ग्रोथ का वो दिखाया है। यानी कि पहले थोड़ा सा लैग फेज आया है, फिर एक्सपोनेंशियल फेज आया है, फिर लैग फेज आया है और फिर लॉग फेज आया है। यानी कि लैग फेज फिर लॉग फिर लैग फिर लॉग। ये लैग फेज क्यों आता है? जैसे ही हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी नए एरिया में या मीडियम में ऐड करते हैं तो वो कुछ टाइम लगाता है अपने आप को उस एरिया में एडजस्ट करने के लिए, और फिर जैसे वो एक बार एडजस्ट हो जाता है उसके बाद फिर वो एक्सपोनेंशियली अपनी ग्रो करता है। ऐसे ही मानो कुछ और चीज़ें हमने ऐड कर दी मीडियम में तो फिर उसके लिए नया एनवायरनमेंट है, वो फिर से कुछ समय लगाएगा जिसमें वो कुछ भी डिवीजन नहीं करता है, अपने आप को केवल एडजस्ट कर रहा होता है, और जैसे ही एडजस्टमेंट हो जाता है फिर से ग्रोथ करता है और फिर आगे बढ़ता है। ऐसे कुछ यहाँ इस पैटर्न में दिखाया गया है, तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। फर्स्ट में लिखा है इन फर्स्ट लैग फेज सेल्स बिकम acclimatize to the new glucose environment. In the second lag phase, they undergo selective cell death and robust cells start dividing again. ये कह रहा है कि जो फर्स्ट वाला लैग फेज है वो किस लिए है? जब ये ईस्ट अपने आप को अडेप्ट कर रही है, अपने आप को एडजस्ट कर रही है इस एरिया में, बिल्कुल सही है, और फिर वो क्या करती है, अपने आप को ग्रो कर रही है। और जो सेकंड वाला लैग फेज है वो दिखाता है कि वहां पर कुछ सेल की डेथ हो गई है और जो सेल बचे हैं वो फिर से डिवीजन को शो कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो हमें अपना ग्राफ मिला है वो कुछ इस तरीके से है। लैग फेज है, फिर लॉग फेज है, फिर लैग फेज है और फिर लॉग फेज है, और फिर इस तरीके से दिखाया गया है। यानी ये लैग फेज है और ये भी लैग फेज है। लैग फेज का मतलब ये नहीं होता है कि उनकी डेथ हो गई है। लैग फेज का मतलब होता है कि वो सर्वाइव कर रहे हैं, मतलब सर्वाइव तो कर रहे हैं, मतलब वो उनकी डेथ नहीं हुई है, वो लिविंग है, बट अपने आप को वो एडजस्ट कर रहे हैं। अगर यहाँ बात आती है डेथ की कि डेथ हो गई है तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसे हो जाता है कि जैसे लैग फेज है, फिर लॉग फेज आया है और फिर सेल की डेथ हुई है, तो हम इस तरीके से दिखाते हैं। अगर हम ऐसे दिखा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि डेथ हो गई है, इसका मतलब है कि वो अपने आप को एडजस्ट कर रही है। यहाँ हमें ग्राफ में ऐसे नहीं दिखाया गया है कि ऐसे दिखाया है,
अगर ऐसे दिखाता तो मतलब सही था कि इनकी डेथ हुई है और कुछ सेल जो बचे हैं उन्होंने फिर से डिवीजन किया है, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं दिखाया गया है। यहाँ तो स्ट्रेट लाइन दिखाई गई है, आप देख सकते हैं, देखो स्ट्रेट लाइन दिखाई गई है, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगी, यहाँ पर डेथ नहीं हुई है। ठीक है, बी में लिखा है इन द सेकेंड लैग फेज yeast cell switch from fermentation to the utilizing non-fermentable carbon source and the lag is to acclimatize to this source of energy। ये कह रहा है कि फर्स्ट का तो समझ में आता है कि फर्स्ट लैग फेज अपने आप को एडजस्ट किया, फिर ग्लूकोज को खाया और अपनी ग्रोथ की। ये जो सेकेंड वाला लैग फेज है ये क्यों आया है? क्योंकि वहां पर जो नॉन फर्मेंटेबल कार्बन का सोर्स है उसको एडजस्ट करने के लिए, यानी कि उस मीडियम में फर्मेंटेबल कार्बन का सोर्स है जो कि ग्लूकोज है, उनको उसने खाया, ग्रो किया, लेकिन जैसे ही ग्लूकोज खत्म हुआ तो वहां पर जो नॉन फर्मेंटेबल कार्बन का सोर्स है उसको खाने के लिए वो अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ कोई ग्रोथ नहीं हुई है और यहाँ लैग फेज आ गया है। तो एक हद तक ये बात सही हो सकती है, क्योंकि यहाँ डेथ वगैरह की बात नहीं की है, बस ये बताया है कि जब सोर्स चेंज हो रहा है तो उसमें उनकी जो ग्रोथ है वो रुकेगी, क्योंकि वो उस टाइम अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं, अडेप्ट कर रहे हैं नए मीडियम के लिए। ठीक है, चलिए तो सी में लिखा है ईस्ट सेल्स यूज ग्लूकोज इन द फर्स्ट एक्सपोनेंशियल फेज एंड यूज सुक्रोज इन द सेकेंड फेज। हालांकि ये जो सिस्टम हम देखते हैं, ये जो पैटर्न हम देखते हैं, ग्लूकोज और सुक्रोज के केस में ही देखा है हमने, लेकिन क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको सुक्रोज नहीं दिया हुआ है, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। ठीक है, हालांकि हम देखते ऐसे ही हैं कि स्टार्टिंग में पहले वो ग्लूकोज खाता है, ग्लूकोज जैसे ही खत्म हो जाती है फिर वो थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करता है, फिर वो सुक्रोज पर फीड करके ग्रो करता है, ऐसे हम पढ़ते हैं। लेकिन देखो क्वेश्चन में कहीं पर भी सुक्रोज का नाम नहीं दिया है, तो ऐसे हम खुद से नहीं सोच सकते हैं कि सुक्रोज रहा होगा। ठीक है, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। डी में लिखा है ईस्ट सेल्स स्विच फ्रॉम माइटोटिक टू मियोटिक डिवीजन इन द लो ग्लूकोज एंड हेंस रिक्वायर द लैग फेज टू प्रिपेयर फॉर मियोसिस। देखो सेल डिवीजन का कोई केस नहीं है, जब ये ग्रो कर रहे हैं तो सेल माइटोसिस ही होगा वहां पर ग्रोथ करने के लिए, तो इसका कोई रोल नहीं होता है उनकी इस ग्रोथ पैटर्न में। तो इस तरीके से चारों स्टेटमेंट में से जो कुछ ठीक लगा है वो बी वाला है, तो उस क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा द बी ऑप्शन। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आईडी है 82 और दिया है रिसर्चर्स आइसोलेट अ म्यूटेंट ऑफ ER रेजिडेंट प्रोटीन फोल्डिंग एंजाइम, जिसको PFE बोला है, that has lost its cadal sequences, ER retention sequences. Potential consequence of such a mutation are given below. क्वेश्चन में दिया है कि एक रिसर्चर है जिन्होंने एक प्रोटीन को फाइंड आउट किया है जिसका नाम है PFE, और ये PFE जो प्रोटीन है वो नेचुरली कहाँ रहता है? ER के अंदर। मानो ये ER है, तो ये जो PFE प्रोटीन है ये ER के अंदर रहता है और ER के अंदर रह के प्रोटीन की फोल्डिंग करवाता है। जैसे मानो ER में कोई नया प्रोटीन आया है, ये कोई भी एक प्रोटीन है और ये ER में आया है, तो ये जो PFE है, ये जो PFE है ये इस प्रोटीन को फोल्ड करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, ये बताया है आपको क्वेश्चन में कि PFE एक प्रोटीन है जो कि ER में रहता है और प्रोटीन की फोल्डिंग करवाता है, लेकिन इस PFE प्रोटीन में म्यूटेशन हो गया है। क्या म्यूटेशन हुआ है? इसके पास ये जो PFE है ये भी तो एक प्रोटीन है, इसके पास एक सीक्वेंस होता है जिसको बोलते हैं कैडल सीक्वेंस, जो कि जरूरी होता है ER में जाने के लिए। किसी भी प्रोटीन पर अगर कैडल सीक्वेंस है तो वो ER में जाएगा, तो इसको भी ER में जाना है क्योंकि ER में जाके इसको काम करना है, लेकिन खुद अब ये ER में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि इसके पास जो कैडल सीक्वेंस है वो लॉस्ट हो गए हैं, तो अब उसके पास जो ID कार्ड है ना कैडल वाला वो है ही नहीं, तो ER में उसको एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में हमें बताया है कि जो PFE है यानी प्रोटीन फोल्डिंग एंजाइम जो कि ER में रहता है उसमें म्यूटेशन हो गया है। और क्या म्यूटेशन हुआ है? उसका जो कैडल सीक्वेंस है जो उसको एंट्री प्रोवाइड करता है ER में वो लॉस्ट हो गया है। तो इसकी वजह से अब ER के अंदर क्या या फिर सेल में क्या कुछ देखने को मिलेगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखो हमारे सेल में मानो ये हमारा सेल है,
इस सेल के अंदर जितने भी प्रोटीन बनते हैं वो किसी काम के लिए ही बनते हैं, ऐसे फालतू में नहीं बनता है कि कोई भी प्रोटीन बन गया है, हर एक काम के लिए बनते हैं और जहां उनका काम होता है वहां उनको भेजना होता है, क्योंकि उनके पास सीक्वेंस लगे होते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, ये क्लोरोप्लास्ट में जाएगा, ये ईआर में ही रहेगा, ये गोल्गी में जाएगा, इस तरीके से। तो ये जो प्रोटीन था हमारा PFE, इसको जाना था ईआर में, लेकिन उसके सीक्वेंस अब लॉस्ट हो गए हैं, तो ईआर में उसको एंट्री नहीं मिली है। अब वो साइटोसोल में भी नहीं रहेगा, क्योंकि साइटोसोल में भी वो प्रोटीन रहता है जिसका साइटोसोल में काम है। ये प्रोटीन का काम तो ईआर में है, तो साइटोसोल में तो काम नहीं कर पाएगा ये। अब उसके पास सीक्वेंस नहीं है, तो ऐसा नहीं कि वो साइटोसोल में पड़ा रहेगा, उसको सेल से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये अब ये जो PFE है जिसका सीक्वेंस लॉस्ट हो गया है, अब उसको साइटोसोल में भी नहीं रखा जाएगा, उसको सेल से बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि अब इसका कुछ काम है ही नहीं। ईआर में ये जा नहीं सकता है और साइटोसोल में ये काम नहीं कर सकता है, तो इसलिए इसको सिक्रेट आउट कर दिया जाता है। एक तो ये रहेगा, अगर ये कंडीशन हो गई है तो एक तो हमें ये देखने को मिलेगा कि जो PFE है वो हमें सेल के बाहर देखने को मिलेगा। और दूसरा क्या होगा, देखो इसका काम क्या है, PFE का काम है प्रोटीन की फोल्डिंग करवाना। अब जो बाकी प्रोटीन है वो तो अंदर आते रहेंगे बिल्कुल, लेकिन आकर के वो ऐसे ही रहेंगे, उनकी फोल्डिंग नहीं होगी, क्योंकि फोल्डिंग कौन करवाता है, ये, और ये यहाँ है नहीं, ये तो सेल से बाहर निकाल दिया गया है। तो ये दो कॉन्सिक्वेंस हमें देखने को मिलेंगे। इसमें से देखिए, PFE इज फाउंड इन द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, सेल के बाहर जो स्पेस है हमें वहां देखने को मिलेगा, ऑफ कोर्स वहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि सेल ने उसको एक्सक्रीट आउट कर दिया है, तो ये सही है। PFE इज डिग्रेडेड इन द ER में तो वो जाएगा ही नहीं, तो डिग्रेड क्यों होगा, तो ये गलत हो जाएगा। अनफोल्डेड प्रोटीन इंक्रीज इन द ER में अनफोल्डेड प्रोटीन बढ़ते रहेंगे, क्योंकि उनको फोल्ड करने वाला जो PFE है वो वहां है नहीं, तो ये बात भी सही होगी। जो PFE है वो साइटोसोल में मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि साइटोसोल में भी उसका क्या काम है, तो वो साइटोसोल में भी नहीं मिलेगा, उसको सेल से बाहर निकाल दिया जाता है। तो A सही है और C सही है, यानी कि हमारा जो C ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो ये जो 6 क्वेश्चन हैं हमने सोल्व कर लिए हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।